इस भाग में हम लेंगे कक्षा 10वीं 11वीं भौतिकी के लिए है, ये गणित के लिए नहीं है। और इसमें अवकल गणित भाग फर्स्ट होगा और ये 2 भाग में बनेंगे। इतने ही को आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब फिजिक्स पढ़ने में आसानी होगी। तब अवकल गणित पढ़ने से पहले हम लेते हैं कुछ परिभाषित शब्दावली। ध्यान रखेंगे, परिभाषित शब्दावली को ध्यान में रखोगे तभी क्या होगी, अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट आता है अचर, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट किसे कहते हैं? हम किसी भी प्रक्रिया में या कैलकुलेशन में या गणना में जिसका मान अचर होता है उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। और इसको किससे दर्शाया जाता है? ए बी सी, इससे दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर लेंगे तब क्या होगा, 2, 4, 5, 9 पाई। इसका मान हर कैलकुलेशन में, गणना में क्या होता है? निश्चित होता है। इसीलिए इन राशियों को हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। दूसरा होता है चर, वेरिएबल्स। तो फिजिक्स में या गणित में आप देखेंगे कुछ मानते हैं तब माना की लिखते हैं, तब वो क्या होता है, उसका मान अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्राप्त होता है। तब ऐसे राशियों को क्या कहा जाता है? चर कहते हैं। और इसको हम किससे दर्शाते हैं? एक्स वाई जेड, इस तरह से इसको दर्शाया जाता है। तो ये चर क्या होती है? अपने आप में 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वतंत्र चर और दूसरा क्या होता है? परतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर किसको कहेंगे? तो किसी भी समीकरण या कोई भी समस्या के लिए जो चर लेते हैं वो अपने मन से उसको निर्धारित कर देते हैं हम। तो ऐसे चर को क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर, अर्थात ये अन्य पर निर्भर नहीं करती। और परतंत्र चर किसको कहेंगे? ऐसा चर जो क्या होती है, अन्य चर पर निर्भर करता है, तब उसको हम परतंत्र चर कहते हैं। इसको हम देखेंगे तब मान लो हमारे पास एक समीकरण है y बराबर x का वर्ग धन 2। इस तरह से एक समीकरण है। अब इस समीकरण में यदि हम देखें x के मान को हम अपने मन से रखेंगे, मान लो 1 रख दिए, तब कितना आएगा? y का मान 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस समीकरण में x और y 2 चर तो है, लेकिन x क्या है? स्वतंत्र चर है और y क्या है? परतंत्र चर है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। अब दूसरी स्टेप पे हम आते हैं फलन, फंक्शन। तो फंक्शन के लिए क्या होता है, तो इसी को लेकर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 चर तो है, एक स्वतंत्र एक परतंत्र। तब इस तरह की स्थिति में क्या होती है, x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान प्राप्त होगा। तब हम इसमें क्या कहेंगे? इसको निर्भरता कहेंगे या फलन कहेंगे। गणित या भौतिकी की भाषा में क्या कहते हैं? इसको फलन कहते हैं। तो फंक्शन की परिभाषा क्या हो जाएगा? जब कोई चर y अन्य चर x पर इस प्रकार निर्भर करता है कि x के प्रत्येक मान के लिए y का केवल और केवल एक निश्चित मान प्राप्त हो, तो y को x का फलन कहते हैं। और इसे हम y = f(x) के द्वारा दर्शाते हैं। पढ़ेंगे क्या? y बराबर x का फलन। अंग्रेजी में पढ़ोगे तो क्या है? y इज ए फंक्शन ऑफ x। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, ये हमारी परिभाषा को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है इसके लिए। तब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक फलन दिया है y बराबर x का वर्ग धन 2x धन 3। तब इसमें हम x के अलग अलग मान को रखेंगे तब y का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। देख लेते हैं इसको। अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मिलेगा कितना? 3। तो y का मान 3 मिल गया हमें। इसी तरह से यदि हम x का मान 1 रखेंगे तब y का मान क्या आएगा? 6 आएगा। 2 रखोगे तब 11 आएगा और 3 रखेंगे तब 18 आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान प्राप्त हो रहा है। अब आते हैं हम अवकलन गुणांक या अवकलज। पहले ये कैसे निकलता है या अवकल गुणांक क्या है, इसको बाद में हम परिभाषित करेंगे। लेकिन हम जो हम फलन लिए हैं उसी को लेकर आगे बढ़ाते हैं, तब हमें अवकल गुणांक या अवकलज तक पहुँच जाएंगे। तब हम एक फलन को लेते हैं। माना हमारे पास एक फलन है y बराबर f(x), एक कोई भी फलन हो सकता है इस तरह से। अब इसमें क्या करते हैं कि अगर x में कोई भी अगर परिवर्तन होगा
तब निश्चित और निश्चित रूप से क्या होगा, y में भी परिवर्तन होगी, क्योंकि निर्भरता है, आप समझ चुके हो। तो इसीलिए अब यहाँ पर x में मान लो क्या होता है, डेल x परिवर्तन होता है, तब निश्चित रूप से y में क्या होगा, डेल y परिवर्तन होगी। तब इस समीकरण को आगे बढ़ाते हुए हम लिख सकते हैं y के साथ जो परिवर्तन होता है डेल y, तो इसको क्या लिखेंगे, y प्लस डेल y बराबर फंक्शन का फंक्शन रहेगा, फलन का फलन रहेगा, और इधर जो परिवर्तन हुआ है x धन डेल x, इन दोनों में से इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम, जो दूसरा समीकरण है उसमें पहले समीकरण को घटाते हैं, तो घटाएंगे तब इस साइड को घटाएंगे तब क्या होगा, y प्लस डेल वाई में y घटाओगे तब क्या मिलेगा, डेल y मिल जाएगा। और इधर को ज्यों को त्यों लिख देते हैं, इसमें घटा दिए किसको, एफ एक्स को, तीसरा से डेल y बराबर मिल गया एफ एक्स प्लस डेल एक्स ऋण एफ एक्स। अब इसमें जो प्राप्त हुआ है उस पर हम डेल एक्स का भाग दे देते हैं, तो डेल एक्स का भाग देंगे तब ये बन जाएगा डेल वाई बटे डेल एक्स, और इसके बटे हम लगा दिए डेल एक्स। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, चूंकि परिवर्तन तो हुआ है तो डेल एक्स बहुत बड़ा परिवर्तन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम परिवर्तन को अति अल्प करना चाहते हैं, बहुत छोटा करना चाहते हैं, तो उसको कितना छोटा कर सकते हैं, शून्य के समीप, शून्य इतना छोटा नहीं करेंगे लेकिन शून्य के समीप कर सकते हैं, इसीलिए इसको लिखते हैं डेल एक्स अग्रसित होती है शून्य की ओर। क्या कहेंगे इसको, डेल एक्स अग्रसित होती है शून्य की ओर, अर्थात जो परिवर्तन है वह बहुत कम है। तब इसको हम क्या करते हैं, सीमा के रूप में लिखते हैं, अर्थात लिमिट के रूप में लिखते हैं। तो इसी समीकरण को हम लिमिट के रूप में कैसे लिखें, इसको ध्यान में दोगे, तब इसके साथ हम लिमिट लगा दिए, लिमिट डेल एक्स अग्रसित होती है शून्य की ओर, डेल वाई बटे डेल एक्स बराबर, इस साइड भी हम सीमा लगाएंगे तब क्या होगा, लिमिट डेल एक्स अग्रसित होती है शून्य की ओर, एफ एक्स प्लस डेल एक्स ऋण एफ एक्स बटा डेल एक्स। तो इस तरह से इसका स्वरूप आ गया। अब इसमें आगे देखते हैं, अगर इसका अस्तित्व है, अर्थात लिमिट डेल एक्स अग्रसित होती है शून्य की और डेल वाई बटे डेल एक्स, अगर इसको हम लिमिट लेते हैं तब अगर इसका अस्तित्व है, कोई निश्चित मान मिलता है, देखो अस्तित्व होना मतलब एक निश्चित मान मिलेगा, तो निश्चित मान मिलेगी अर्थात ये अपरिभाषित नहीं होगी, तब इस राशि को हम क्या कहते हैं, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं, ध्यान में रखना। अर्थात लिमिट डेल एक्स अग्रसित होती है जीरो की ओर, डेल वाई बटे डेल एक्स, इसी राशि को हम क्या कहते हैं, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज कहते हैं। और चूंकि एफ एक्स बराबर वाई है तब इसीलिए क्या होगा, ये इसको हम डी वाई बटे डी एक्स से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एक्स के सापेक्ष एफ एक्स का जो अवकल गुणांक निकलता है या अवकलज निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, डी वाई बटे डी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तब इस तरह से ये हमारा अवकल गुणांक के लिए सूत्र निकल गया। तब सूत्र क्या मिला, तब चूंकि इसको हम डी वाई डी एक्स कहते हैं तो इसके बराबर इतना आएगा, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स अग्रसित होती है शून्य की ओर, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स। अतः अब यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स है, क्या इसको कथन के रूप में कैसे करें, वास्तव में हम फिजिक्स में जाते हैं तब कोई भी जो गणितीय स्वरूप आता है उसको हम कथन के रूप में लिखते हैं, एक स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं, और यही फिजिक्स का मूल मंत्र है यहाँ पर। तब इसको हम लेते हैं कि डी वाई डी एक्स को हम क्या कहेंगे, तब इसको लेते हैं किसी फलन का किसी चर के सापेक्ष अवकल गुणांक, किसी फलन का किसी चर के सापेक्ष अवकल गुणांक उस चर के सापेक्ष उस फलन में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करेगा, ये परिवर्तन की दर को, अर्थात डी बाई डी एक्स क्या है, तब क्या है, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर, इसको क्या कहेंगे, एक्स के सापेक्ष वाई में अर्थात एफ एक्स में परिवर्तन की दर कहेंगे। तो इस तरह से डी बाई डी एक्स क्या है,
वास्तव में किसी चर के सापेक्ष किसी चर का परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर लेते हैं, अब इस सूत्र से हम अवकल गुणांक या अवकलन कैसे निकालेंगे। तब यहाँ पर लेते हैं, माना हमारे पास एक फलन दिया है y बराबर x का वर्ग। एक सिंपल फलन ले रहे हैं जिससे तुम लोग आसानी से निकाल लो कि dy dx कैसे निकलेगा। तब इसको हम y इक्वल टू एफ एक्स से तुलना करें। हमारा मूल सूत्र क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स। तब यहाँ पर वास्तव में एफ एक्स बराबर क्या मिलेगा, x का वर्ग। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब x में परिवर्तन करते हैं तब क्या मिलेगा, इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर, अब यहाँ पर भी क्या करना है, x में परिवर्तन करना है। तब क्या हो जाएगा, ये x प्लस डेल एक्स का पूर्ण वर्ग आएगा। ध्यान रखना इसी को, यहाँ पर हम परिवर्तन x में कर रहे हैं इसीलिए इस साइड लिखेंगे x प्लस डेल एक्स फलन के अंदर, और इधर क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग है। तब यहाँ पर x प्लस डेल एक्स का पूर्ण वर्ग आ जाएगा। अब आगे इसको हल करने पर मिल जाएगा हमें एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, x का वर्ग धन 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स का वर्ग। ये क्या है, वास्तव में a प्लस बी का पूर्ण वर्ग का सूत्र है ये। तब हम क्या करते हैं, x प्लस डेल एक्स का जो पूर्ण वर्ग आया है उसको विस्तार कर देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या है, डी बाई डी एक्स, हमारे पास जो सूत्र आया है यहाँ पर निकाले हैं, डी बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स अग्रसित होती है जीरो की ओर, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपान डेल एक्स। इसमें हम इसको अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे। तो लागू करेंगे तब क्या होगा, डी बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स अग्रसित होती है जीरो की ओर। तो इस सूत्र को लिख दिए। अब यहाँ पर लिमिट को लेकर ही आपको आगे बढ़ना है, लिमिट को लेकर आगे बढ़ेंगे तब क्या हो जाएगा, ये डेल एक्स अग्रसित होती है जीरो की ओर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एफ एक्स प्लस डेल एक्स का मान जो ऊपर में आया है उसको ज्यों त्यों लिख दो। यहाँ पर एफ एक्स का मान तो ऑलरेडी आपको पहले से दिया गया है, तो माइनस एक्स का वर्ग हो गया और बटा डेल एक्स। यहाँ पर देखेंगे तो एक्स का वर्ग और एक्स का वर्ग कैंसिल हो जाता है, कट जाएगा। तब बचेगा क्या, यहाँ पर लिमिट के साथ बचेगा 2x डॉट डेल एक्स प्लस डेल एक्स का वर्ग अपान डेल एक्स, अर्थात लिमिट डेल एक्स अग्रसित होती है शून्य की ओर, किसके लिए हो जाएगा, 2x इंटू डेल एक्स धन डेल एक्स का पूर्ण वर्ग बटे डेल एक्स। अब इसको डेल एक्स से भाग दे दो, क्योंकि हम इसमें डेल एक्स बराबर जीरो अभी नहीं रख सकते, क्योंकि नीचे में जीरो रखेंगे तब ये अपरिभाषित हो जाती है। तब इसको हम इतना हल करते हैं कि हमें डेल एक्स का मान जीरो रखने पर भी क्या आनी चाहिए, उसका निश्चित मान आना चाहिए। तब इसमें इसको भाग देंगे तब क्या हो जाएगा, डेल एक्स से कट जाएगा तो मिलेगा क्या, 2x, फिर यहाँ पर डेल एक्स का वर्ग है तब इसमें भाग देंगे तब मिलेगा प्लस डेल एक्स। इस तरह से लिमिट डेल एक्स अग्रसित होती है जीरो की ओर, 2x प्लस डेल एक्स मिल जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर सीमा शर्त लिखेंगे, अर्थात डेल एक्स की जगह जीरो रखना है। लास्ट हल करने के बाद आपको क्या रखना है, डेल एक्स की जगह शून्य रखना है, तो ये राशि शून्य हो जाएगा। तो फाइनली इसका मान जो आएगा, ये क्या मान आ गया यहाँ पर, 2x। तो इस तरह से हमें क्या मिला, डी बाई डी एक्स बराबर 2x। कहने का अर्थ है y क्या है, वास्तव में x का वर्ग है, इसीलिए d अपान डी एक्स, एक्स का वर्ग बराबर 2x प्राप्त हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं x के वर्ग का जो अवकल गुणांक मिला वो क्या मिला, 2x प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इस विधि से हम किसी भी फलन का अवकल गुणांक निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना कि इस विधि से यदि हम हल करेंगे तब क्या होगा, जटिल फलन का हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मानक सूत्र को हम याद रखेंगे, क्योंकि 11वीं लेवल में आपको अवकलन को ज़्यादा गहराई से याद नहीं अध्ययन करना है, लेकिन इसकी जानकारी होनी जरूरी है। अब आते हैं हम अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। ये एक मानक सूत्र है और इसको आप लोग याद करके रखेंगे, और जब भी हम इसका गणना करते रहेंगे तब इन मानक सूत्रों का हम उपयोग करेंगे। इसीलिए आपको याद रखना है, ये ज़्यादा नहीं है, ये 10 है। हालांकि उच्च कक्षाओं में जाओगे तब बहुत सारे मानक सूत्र मिलेंगे, लेकिन 11वीं लेवल पर देखेंगे तो आप तभी 10 मानक सूत्र को याद रख लोगे, तब आप फिजिक्स आसानी से
पढ़ सकते हो। तब यहाँ पर पहला हम लेते हैं, यदि y बराबर c, अर्थात c क्या है, अचर है। अगर कोई ऐसा फलन है जो क्या है, अचर है, तो चूंकि आप जानते हो अचर है, परिवर्तन नहीं होगी, तब निश्चित रूप से इसमें क्या होगा, dy dx, अर्थात परिवर्तन की दर क्या होगी, शून्य होगी। इसीलिए हम dy dx लिखेंगे, तब d अपान डी एक्स सी, अर्थात अचर का अवकल गुणांक बराबर क्या आएगा, शून्य आएगा। तो इसको याद रखना है, अचर अगर अकेला रहेगा तब उसका जो अवकल गुणांक आता है वह शून्य होगा। अगला दूसरा लेते हैं, यदि y बराबर x की घात n हो तो, अर्थात ऐसा फलन दिया है जो x की घात क्या है, n है, अर्थात उस पर कुछ न कुछ घात लगा है, जहाँ n क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तब इस स्थिति में हम dy dx, अर्थात इसका अवकल गुणांक निकालेंगे, तब dy dx बराबर क्या होगा, d अपान डी एक्स, और यहाँ पर जो हम फलन लिखते हैं fx, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की घात n। तब x की घात n का जो अवकल गुणांक निकालना रहेगा, तब इसमें क्या करना है, जो जितना घात है उसका गुणा हो जाएगा, अर्थात जैसे यहाँ पर n का गुणा हुआ है, फिर x की जो घात है उसमें एक कम हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर लिख दिए n-1। तो इस तरह से x की घात n का जो अवकल गुणांक है वो क्या है, nx n-1। तब इस सूत्र को आप अप्लाई करके x की जितने भी घात वाला जो समस्या रहेगी, प्रश्न आएगा, उसको आप हल कर सकते हो। तीसरा में आते हैं, मानक सूत्र में y बराबर आ जाता है e⁴x। यहाँ पर e क्या है, थोड़ी सी इसको ध्यान में रखना, चूँकि लघु गुणक यदि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तब लघु गुणक जो होती है, नेचुरल लॉगरिथम, अर्थात प्राकृतिक लघु गुणक जो होता है उसका ये आधार है। वैसे सामान्य कैलकुलेशन में आधार 10 वाले जो लघु गुणक है उसके बारे में अध्ययन कराते हैं, लेकिन ये क्या है, नेचुरल प्राकृतिक लघु गुणक है, उसका आधार ई होता है और ई की घात x लगा है। तो इस तरह से हमें एक फलन दिया गया है, चर घातांकी के रूप में जानते हैं इसको। तो y बराबर e⁴x ऐसा अगर फलन है, तब इसका अवकल गुणांक निकालेंगे, तब dy dx बराबर क्या होगा, d अपान डी एक्स e⁴x, और इसका अवकल गुणांक निकालेंगे, तब क्या होगा, इसका भी e⁴x, अर्थात ज्यों को त्यों आता है इसको। तो याद रखना है, यहाँ पर e⁴x का जो अवकल गुणांक आता है वो e⁴x ही रहता है। अगला में आ जाते हैं हम, यदि y बराबर log e x है, अर्थात ये प्राकृतिक लघु गुणक है, अर्थात x का log है, आधार e, यहाँ पर जैसे हम बता रहे थे, तो ये e इसका क्या है, इस लघु गुणक का आधार है, प्राकृतिक लघु गुणक है ये। तब यहाँ पर देखते हैं, इसका यदि हम लघु गुणक वाले जो फलन है उसका हम अवकल गुणांक निकालेंगे, तब इसका dy dx बराबर क्या होगा, d अपान डी एक्स, वाई की जगह हम लिख दिए log e x। तब इसका अगर अवकल गुणांक निकालते हैं तब क्या आएगा, 1/x, इसको याद रखना है। इस तरह से log x का अवकल गुणांक क्या प्राप्त हो गया, 1/x। इसी तरह से हम आगे फलन में आते हैं, जैसे आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े हो, त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो ये भी क्या होगा, एक तरह का फलन होगा। अब इन फलनों का, अर्थात त्रिकोणमिति अनुपात का जो आएगा उसका अवकल गुणांक क्या होगा, तो इसको एक एक लाइन में मैं ले रहा हूँ, ध्यान से इसको देखेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे। तब यहाँ पर यदि y बराबर साइन x हो तो dy dx बराबर d अपान डी एक्स साइन x बराबर क्या होगा, cos x, अर्थात साइन x का अवकल गुणांक क्या मिलेगा, cos x। इसी तरह से y बराबर cos x हो तो, अर्थात cos x का अवकल गुणांक, तब क्या हो जाएगा, dy dx बराबर d अपान डी एक्स cos x बराबर क्या होगा, माइनस साइन x, अर्थात cos x का अवकल गुणांक माइनस साइन x। इसी तरह से अगला लेते हैं टेन x, तब टेन x का जो अवकल गुणांक आता है वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। तो ध्यान में रखोगे, टेन x का अवकल गुणांक क्या जाता है, सेक स्क्वायर x। इसी तरह से आगे कॉट x का देखेंगे, तो कॉट x का अवकल गुणांक, अर्थात d अपान डी एक्स कॉट x बराबर क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो इस तरह से क्या मिल गया हमें, कॉट x का अवकल गुणांक माइनस कोसेक स्क्वायर x। अगला लेते हैं सेक x, अर्थात सेक x का अवकल गुणांक, अर्थात dy dx सेक x बराबर क्या हो जाएगा, सेक x इंटू टेन x। तो इस तरह से ध्यान में रखना है आपको, सेक x का जो अवकल गुणांक आया वो क्या आ गया यहाँ पर, सेक इंटू टेन। लास्ट में अब बच जाता है एक त्रिकोणमिति अनुपात कोसेक x,
अर्थात कोसेक एक्स का जब अवकल गुणांक निकालेंगे अर्थात डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इस तरह से ये हो गया। समरी के रूप में यहाँ पर ध्यान से दोगे, शुरू से लेकर देखते हैं तब साइन एक्स का क्या हो जाता है, साइन एक्स का अवकल गुणांक कास एक्स का अवकल गुणांक माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का अवकल गुणांक सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का अवकल गुणांक माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का अवकल गुणांक सेक इंटू टेन एक्स और कोसेक का अवकल गुणांक माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। अब हम आ जाते हैं अवकलन प्रमेय। तो अवकलन प्रमेय क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। तब आपको कोई भी फलन दिया जाएगा तो जटिल फलन हो सकता है, प्लस माइनस में या गुणा भाग में इस तरह से कंबाइन रहेगा, दो से अधिक फलन रहेंगे। तब ऐसे स्थिति में उसको कैसे हल करेंगे, तब इसको हम मुख्यतः 5 टाइप्स के रूप में अध्ययन करेंगे। तब इस भाग में यहाँ पर 2 प्रकार का जो रहेगा उसको अध्ययन करेंगे और बाकी 3 टाइप का जो है उसको इसका जो अगला भाग आएगा उसमें अध्ययन करेंगे। तब अगले भाग को भी अब देखना है। तब अभी लेते हैं हम यहाँ पर 2 भाग। तो पहले भाग में यहाँ पर आता है y बराबर सी एफ एक्स, अर्थात जो फलन है y क्या है, एफ एक्स का फलन है, लेकिन साथ में क्या है यहाँ पर अचर, फलन के साथ अचर गुणा के रूप में है। तब ऐसे स्थिति में अवकल गुणांक निकालने के लिए अर्थात डी बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स बराबर सी डी अपान डी एक्स एफ एक्स, अर्थात आपको अचर पद है उसको अवकल गुणांक जो निकालना है फलन उससे बाहर निकाल देंगे और डी बाई डी एक्स अर्थात अवकल गुणांक किसको करना है, जो मानक फलन है एफ एक्स का। तब इस तरह से इसका सूत्र हो जाएगा y इजगल टू सी एफ एक्स दिया गया है। तब इसका डी बाई डी एक्स सी को बाहर कर दो और डी अपान डी एक्स एफ एक्स आएगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो आसानी हो जाएगा। तो एक इसका एग्जाम्पल है, मान लो आपको फलन या क्वेश्चन दिया गया है 5x का वर्ग का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अर्थात पूरा फलन के रूप में दिया है 5x का वर्ग। तब यहाँ पर जो भी फलन दिया है उसको हम हल करने के लिए क्या करते हैं, y बराबर ले लेते हैं। तो y बराबर क्या हो गया, 5x का वर्ग हो गया। अब इसका y का हम क्या निकालना चाहते हैं, डी बाई डी एक्स। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या होगा, तब ये जो फलन है उसका डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारा जो स्वरूप आया है, यहाँ पर जो सूत्र है सी, तब यहाँ पर सी कांस्टेंट को हम बाहर निकाले थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है y बराबर 5x स्क्वायर। तो ये अवकल गुणांक निकालने के लिए इसका क्या होगा, डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर इस रूप में लिखते हैं। अब ये 5 अचर है, कांस्टेंट है, इसीलिए इसको डी बाई डी एक्स वाले जो सूत्र है उसे बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकाल दिए इसको 5 डी अपान डी एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स टू पावर n फॉर्मेट में है, उसके रूप में है, इसीलिए इसका क्या होगा, सामने में 2 का गुणा हो जाएगा और इसकी घात में 1 कम हो जाएगी। तब क्या मिलेंगे, यहाँ पर 5 को ज्यों को त्यों लिख दो यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक करेंगे तो 2 का गुणा कर दिए यहाँ पर 2, फिर गुणा में आ जाएगा x और इसकी घात में 1 कम करना है तो 2 ऋण 1। तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं 5 दूनी 10 हो गया और इसकी घात 1 है। तब इस तरह से 1 को x लिख देंगे। तब इसीलिए क्या होगा 10x, अर्थात x की घात 1 है तो 1 नहीं लगाते, उसको x लिख दिए, मतलब उसमें घात 1 है, इसीलिए 5 दूनी 10 और यहाँ पर x आ गया। तो इस तरह से हमें क्या कहेंगे, 5x स्क्वायर का जो अवकल गुणांक हुआ, अवकलन हुआ, वो क्या हुआ 10x। तो ये एक स्वरूप हो गया। दूसरे स्वरूप में हम आगे लेते हैं, यदि एफ एक्स और जी एक्स, एक्स के 2 अलग अलग फलन हो, अलग अलग प्रकार का फलन है और वो क्या है प्लस या माइनस से जुड़ा हो, अर्थात दोनों के या योग के रूप में है या अंतर के रूप में। तब यहाँ पर लेते हैं y बराबर क्या हो गया, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा, अर्थात हमें जो फलन दिया है y बराबर एक एफ एक्स है और प्लस या माइनस जी एक्स। तो यहाँ पर प्लस माइनस अलग अलग ना लेकर हम दोनों को एक साथ समझा रहे हैं। तो दोनों को देखते हैं। तब इसका जो अवकल गुणांक निकालेंगे तब एफ एक्स का अवकल गुणांक अलग निकाल लेंगे, एफ डी अपान डी एक्स एफ एक्स
प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब फिर दूसरा जो फलन रहता है जी एक्स, उसका अवकल गुणांक निकालते हैं, अर्थात डी बाई डी एक्स जी एक्स। तो ये इसका सूत्र हो गया। हल कैसे करें इसके लिए लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं हम। मान लो आपको दिया गया है 5x⁴ प्लस 6 साइन एक्स, इस तरह का दिया गया है का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तब यहाँ पर देखो 5x⁴ ये भी x के ही फलन है, लेकिन ये अलग फलन है। इसी तरह से 6 साइन x, ये भी क्या है, x का ही फलन है, लेकिन ये अलग है। तो ये दोनों फलन क्या है, प्लस से जुड़ा हुआ है। तब इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, पहला तो आप जो भी दिया रहेगा उसको y बराबर लिख लेंगे। तो y बराबर क्या हो गया, 5x⁴ प्लस 6 साइन x। अब सूत्र लगाएंगे, अर्थात इसका डी बाई डी एक्स लिखेंगे। तब डी बाई डी एक्स बराबर क्या कर लेते हैं, 5x⁴ का अवकलन करना है, इसीलिए डी बाई अपान डी एक्स 5x⁴ लिख दिए। फिर प्लस डी बाई डी एक्स 6 साइन x, ऐसा लिख देते हैं। अब आगे इसको हल करोगे तब 5 अचर है, इसीलिए उसको अप्लाई कर देंगे, तब 5 बाहर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स किसका निकालना है, x⁴ का। फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए, इसमें 6 अचर है तो 6 को बाहर कर दो, और डी बाई डी एक्स किसका निकालना है, साइन x का। अब इसको पुरानी पद्धति जो जानते हैं उसी से करेंगे। तो 5 को ज्यों त्यों रहने दो। अब यहाँ पर घात x की घात क्या है, 4 है, तो सामने आ जाएगा ये, तो इसीलिए 4 इंटू एक्स की घात 4 माइनस 1 हो जाएगा। फिर ये प्लस 6 को तो ज्यों त्यों लिखना है, और साइन x का, चूँकि मानक रूप में आप याद कर चुके हो, साइन x का अवकल गुणांक क्या होता है, cos x, इसीलिए इसका क्या आ जाएगा, cos x। अब इसको हल करोगे तब क्या हो गया, ये 20 आ गया, इसके एक घात कम कर दिए तब क्या हो जाएगा, x की घात 3, तो 20 x की घात 3 धन 6 cos x। इस तरह से हमें जो दिया गया फलन था 5x⁴ प्लस 6 साइन x का अवकल गुणांक क्या मिल गया, 20x का त्रिघात धन 6 cos x। तो इस तरह से प्लस माइनस में दिया रहेगा, उसको हम ले लेते हैं। अब अगला हम लेंगे, हम 3 और इसमें अवकलन पर प्रमेय है। तो अगला में आ जाएगा आपका, अगर दो फलनों का गुणनफल होगा तब उसको हम कैसे हल करेंगे, दो फलनों का भागफल है तब उसको कैसे हल करेंगे, और फलनों का फलन है तब उसको कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए अगला जो भाग आएगा उसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे।